चार्ज, पोटेंशियल, कैपेसिटी फिजिक्स में पढ़ते हैं और हम सब में है ना। RNU तीनों टर्म्स हमारे अंदर है, बस पहचानने की देर होती है। तो जो आपकी रियल लाइफ है और रियल लाइफ है वो एक हो जाएगी, आपकी थियोरेटिकल फिजिक्स और प्रैक्टिकल फिजिक्स एक हो जाएगी अगर आप ये छोटे मोटे कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से पढ़ लेते हैं, अच्छे से जान लेते हैं। तो हम कैपेसिटर्स कर रहे हैं बच्चों, उसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। इसके पहले फिर से मैं आपको थोड़ा सा इजीली ऐप के बारे में बता देती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले जब आप प्ले स्टोर पे जाते हैं है ना, तो ये आपको इजीली लर्न विद अ स्माइल क्या करना है, डाउनलोड करना है। जब आप डाउनलोड करेंगे देखिए आपको इस तरीके का पेज मिलेगा, वेलकम बैक साइन इन पेज मिलेगा आपको, है ना। उसके बाद ये बेसिक सी इंफॉर्मेशन, आपका नंबर जो है आप डालेंगे। नंबर डालने के लिए सबसे पहले आप क्रिएट न्यू अकाउंट करेंगे और आपके नंबर पे आप OTP को रिसीव करेंगे। जब आप OTP रिसीव करते हैं तो बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन आपके बारे में पूछी जाती है। यहाँ पे ये बात ध्यान रखनी है कि जो आपकी लोकेशन है वो हमेशा आपको ऑन रखनी है, ठीक है। अब इसमें आपका नाम, ईमेल आईडी, जेंडर और फिर उसके साथ आप वेरीफाई करते हैं OTP को। फिर नेक्स्ट पेज क्या है आपका, जब OTP वेरीफाई हो जाता है आप वेरीफाई पे क्लिक करते हैं। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद जो भी कोर्स आपको पढ़ना है, आप टॉपर्स बैच के स्टूडेंट है तो जाहिर सी बात है आप क्या करेंगे, क्लास 11th और 12th है ना, इस ऑप्शन को चूज करेंगे। CUET के बच्चे इस ऑप्शन को चूज करेंगे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बच्चे इस ऑप्शन को चूज करेंगे। हालांकि यहाँ पे जो आपके टॉपर्स और प्रारंभ बैच है वो आपका नीट का प्रिपरेशन भी उसके साथ हो रहा है ना। CBSE बोर्ड के साथ साथ नीट का प्रिपरेशन हो रहा है। यहाँ पे आपको इस तरीके से ऑप्शन मिल जाएंगे। उदय और शिखर किसके लिए, कॉमर्स के बच्चों के लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास पूछी जाएगी, आप क्लास सेलेक्ट कर लेंगे। क्लास सेलेक्ट करने के बाद आपके पास ये जो पेज आएगा, इसमें आपको कोर्स की एक वैल्यू दिख रही है। लेकिन जब आप जो भी आपको कोर्स लेना है, पढ़ना है, उसको कार्ट में ऐड करते हैं और बड़े गौर से देखिए ये जो फ्री इजीली लिखा है ना, जिसमें EAZ लिखा है, आप ये कूपन अप्लाई करते हैं तो कूपन अप्लाई करने के साथ ही बेसिकली इसमें ये जो वैल्यूज दिख रही हैं ये सारी जीरो हो जाती हैं। कोर्स कंप्लीटली फ्री है, ठीक है। तो आप इसे ऐप में जाके देख सकते हैं। सवाल सबसे पहले ये आता है कि अगर हम ये YouTube पर देख रहे हैं या इस तरीके से ये अवेलेबल है तो ऐप पर क्यों? क्योंकि बच्चों ऐप पर कोई ऐड नहीं आती और इसके अलावा बहुत सारे डाउनलोडेबल मटेरियल हैं जैसे DPP वगैरह, है ना। ये सॉल्व करके आप अपने डाउट्स पोस्ट कर सकते हैं और उसके इमीडिएट सॉल्यूशन आपको वहाँ पे ऐप पे जो है एक्सपर्ट फैकल्टीज इमीडिएट सॉल्यूशंस जो है आपको प्रोवाइड करती हैं। इसीलिए ऐप डाउनलोड करना बहुत ज़रूरी है, तो प्लीज़ ज़रूर जाके ऐप भी डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। और अपनी सहूलियत के हिसाब से, कंफर्ट के हिसाब से पढ़ाई करिए, ठीक है। तो बेटा आज का जो आपका फिजिक्स का टॉपिक है अच्छे से गौर से देख लीजिए, वर्क डन बाय बैटरी। ये जो टॉपिक है वर्क डन बाय बैटरी, ये नीट के बच्चों के लिए इसके ऊपर कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बात करूं कंबाइनिंग ऑफ चार्ज्ड ड्रॉप्स, ये भी ज्यादातर नीट में पूछा जाता है, पर इसमें CBSE के ऊपर भी सवाल आ सकते हैं, CBSE में भी इसके क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इंसर्टिंग स्लैब इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इफेक्ट ऑन कैपेसिटेंस एंड एनर्जी। बेटा ये जो टॉपिक है ये खास तौर पे CBSE के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और CBSE में इसके डेरिवेशंस जो हैं, इस टॉपिक का जो डेरिवेशन है वो कई बार पूछा गया है। अगर आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स खोल के देखेंगे तो आपको इसके डेरिवेशन के ऊपर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो पूरा का पूरा आज का डिस्कशन है वो दोनों के लिए ही, CBSE और नीट जो भी प्रिपरेशन आप कर रहे हैं दोनों के लिए काफी खास और इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, अब सबसे पहले तो इसके जो पहले वाला लेक्चर था उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था उसका रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि उसके बेसिस पे वही ग्राउंड है और उसके बाद ही हम आकाश छुएंगे, ठीक है। तो धरती पे रहेंगे पहले तो क्या क्या पढ़ लिया था। तो हमने पढ़ा था कि जब एक कैपेसिटर को आप किसी बैटरी से, कह लो सोर्स से कनेक्ट करते हो, ठीक है, तो कनेक्ट करते हो तो जो कैपेसिटर की प्लेट्स हैं उनमें चार्ज आ जाता है, करेक्ट। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि प्लेट्स के ऊपर क्या हो गया, ये चार्ज्ड हो गई। पर इस प्रोसेस में हमने पढ़ा था एनर्जी स्टोर होती है, कहाँ पे, कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर होती है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। तो एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये लास्ट टॉपिक था।
एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये अपना जो था लास्ट टॉपिक था और हमने फॉर्मूले पढ़े थे U इज इक्वल्स टू, याद है, हाँ, हाफ क्यू वी, और क्या था, हाफ सी वी स्क्वायर, और क्या था, हाफ क्यू स्क्वायर, नीचे सी, करेक्ट। तो ये एनर्जी स्टोर्ड इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के ये हमने फॉर्मूले पढ़े थे, एनर्जी डेंसिटी ये डिराइव करा था, है ना। अब मैं अगर आपसे ये सवाल करूं कि देखो इसमें एनर्जी स्टोर क्यों होगी, एनर्जी क्यों स्टोर होगी, तो मैंने आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताया था कि मान लो, है ना, इनिशियली अनचार्ज्ड प्लेट था, चार्जिंग होना शुरू हुई तो धीरे धीरे चार्ज दोनों प्लेट्स पे ग्रो किए होंगे। मान लो किसी गिवन पॉइंट पे, ठीक, यहां से एक चार्ज निकलता है प्लस डी क्यू इस प्लेट पे आके इकट्ठा हो जाता है, तो ये प्लेट और नेगेटिव हो गया, तो इस प्लेट के ऊपर और नेगेटिव पोटेंशियल और इसके ऊपर और पॉजिटिव पोटेंशियल, तो ये जो बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन हो रहा है उसके लिए इस पे काम करना पड़ेगा। कौन कर रहा है काम, है ना, तो हम कह सकते हैं ये जो हमारी सेल है या जो बैटरी है ये कर रही है काम। अब देखो नेचर का नियम है, सिद्धांत है ना, नेचर का नियम है, सिद्धांत है कि बैटरी जितना भी काम करेगी सारा का सारा कैपेसिटर के पास जाके तो इकट्ठा नहीं हो जाएगा एनर्जी के फॉर्म में, कुछ नेचर अपने अंदर संभालेगी, है ना। तो अभी हमको यही पढ़ना है कि जो बैटरी है, जो सेल है, वो कितना वर्क करती है और इसमें से कितना हिस्सा कैपेसिटर में समा गया, तो जो नहीं समाया कैपेसिटर में, जो नहीं स्टोर हुआ, वो कहाँ गया, ठीक है। ये आज का हमारा विषय है, टॉपिक है। ओके बच्चा पार्टी, सो एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी, ठीक है, बड़ा सिंपल सा, इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, बहुत सिंपल सा नोशन है। देखो बेटा, अगर मैं आपसे पूछूं ये पॉइंट है ए, यहाँ पे चार्ज है प्लस क्यू, ठीक है, और ये पॉइंट है बी और इस चार्ज को मैंने यहां से यहां तक मूव किया, ठीक है। ए और बी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको मैंने वी बोला, ए और बी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको मैंने वी बोला। तो अपन ने पढ़ा है विक्ट्री इज इक्वल्स टू विनिंग ओवर क्विटिंग, यानी कि जो वर्क किया गया इस चार्ज को ए से बी तक पहुंचाने में, ठीक है, तो अपन उसको लिख सकते हैं W इज इक्वल्स टू वी क्यू। सिंपल इतना, इससे ज्यादा लॉजिक क्या लगाना है, करेक्ट है। अच्छा, ऐसे ही कैपेसिटर प्लेट्स पे अगर मैं कहूं कि यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है, और ये जो सेल या जो बैटरी है इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है, तो कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने का काम करती है बैटरी, सही बात। तो यहां पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो V होगा, और अगर V पोटेंशियल डिफरेंस है तो इस बैटरी ने क्या किया था, चार्ज Q को कैपेसिटर के अक्रॉस भेजा है ना, कितना चार्ज भेजा है Q, तो बैटरी ने कितना वर्क करना था, सिंपल है भाई, W करना था तो कितना होगा, वो V टाइम्स Q होगा, या कह लो QV होगा। इसमें कोई लॉजिक ही नहीं भैया, चार्ज Q स्टोर हो रहा है प्लेट के ऊपर, V नाम का पोटेंशियल डिफरेंस है, फॉर्मूला बेसिक अपन को पता है ना। तो एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी, द वर्क डन बाय द बैटरी इज इक्वल्स टू एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी इज इक्वल्स टू Q टाइम्स V। लेकिन एनर्जी स्टोर कितनी हुई, कितनी एनर्जी स्टोर हुई, अगर V और Q के टर्म्स में देखो तो उसके आधे स्टोर हुई, मतलब भेजी थी VQ और उसका आधा कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में स्टोर हो रहा है, तो लॉस हो गई बाकी, ठीक है। यहां लिखती हूं मैं, एनर्जी स्टोर्ड इज इक्वल्स टू हाफ QV। इसका मतलब क्या हुआ, एनर्जी लॉस्ट इज इक्वल्स टू QV माइनस हाफ QV इज इक्वल्स टू हाफ QV। तो लॉस्ट किधर हो गई, इन द फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ हीट के फॉर्म में हाफ QV एनर्जी लॉस हो गई, ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बेटा, ये फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, इस कॉन्सेप्ट पे आपके MCQ आ जाएंगे। हम क्या होता है, एकदम हमारे दिमाग में कूद के आंसर आता है, क्वेश्चन होता है what is the work done by the battery on the capacitor, ठीक है, what is the work done by the battery on the capacitor to maintain a potential difference of V between the plates of the capacitor,
एंड चार्जिंग द कैपेसिटर बाय चार्ज Q। तो आपको लिखना तो QV है, क्या लिखना है QV, लेकिन आपको लगता है यार एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर हाफ QV होती है, तो आप हाफ QV ऑप्शन को टिक करके आते हो, लेकिन उसमें पूछा है वर्क डन बाय द बैटरी, तो आंसर आएगा QV। एनर्जी लॉस्ट कितनी, हाफ QV, एनर्जी स्टोर्ड कितनी, हाफ QV। ठीक है बेटा, ओके। अब ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जरा ध्यान से देखो, पढ़ना है इसको। बोल रहा है कैपेसिटर है बेटा, ठीक है, गौर से पढ़ना है इसको। A capacitor C is charged by connecting it to a battery। हमने कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट करके इसको चार्ज किया, ठीक है। तो हमको पता है ये बर्म्यूडा ट्रायंगल पढ़ाया था, QCV बोला है बैटरी का EMF E है ना। तो यहाँ पे जैसे आप लिखते हो Q is equals to CV, यहाँ पे क्या लिख सकते हो, Q is equals to CE। तो एक कैपेसिटर है, उसको EMF की बैटरी से अगर आपने कनेक्ट करा है, इंटरनल रेजिस्टेंस 0 मान लो उसका, ठीक है, तो आपके हिसाब से जो चार्ज यहाँ पे डेवलप होगा कैपेसिटर प्लेट्स पे कितना होना चाहिए, C टाइम्स E, है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखना, बोला है द कैपेसिटर इज नाउ डिस्कनेक्टेड, अब बैटरी हटा दो, डिस्कनेक्ट किया एंड रिकनेक्टेड, अब उसको डिस्कनेक्ट करके फिर रिकनेक्ट किया टू द बैटरी विथ द पोलैरिटी रिवर्स्ड। तो अगर मैं फर्स्ट केस की बात करूं, ठीक है, फर्स्ट केस की बात करूं, यहां इस केस की बात करूं, तो मान लो कि ये कैपेसिटर अपना कुछ इस तरीके से अपन ने बैटरी से कनेक्ट किया था, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, तो यहाँ पे प्लस Q चार्ज और यहाँ पे माइनस Q चार्ज डेवलप हुआ था, ठीक है। अब अपन ने क्या करा, देखो इसके टर्मिनल्स रिवर्स कर दिए, ठीक है, टर्मिनल्स रिवर्स कर दिए सच दैट कि जो पहली प्लेट है इस पे माइनस Q चार्ज आ गया और जो दूसरी प्लेट है प्लस Q चार्ज आ गया। बताओ इस किस्से में, इस स्टोरी में बैटरी ने कितना वर्क किया ऑन द कैपेसिटर, सोचो। वर्क डन बाय द बैटरी ऑन कैपेसिटर इन दिस प्रोसेस, बोलो बेटा कितना होगा, कॉमन सेंस। बेटा देखो, सबसे पहले कैपेसिटर की ये जो प्लेट नंबर 1 है, इस पे प्लस Q चार्ज है, ठीक है। जब बैटरी को ऑपोजिट पोलैरिटी से हम कनेक्ट कर रहे हैं, तो पहले प्लस Q चार्ज था, अब कितना चार्ज है, माइनस Q चार्ज। तो टोटल कितना चार्ज इस प्रोसेस में बैटरी ने दिया है कैपेसिटर को, ये पता करो, ठीक है। देखो फाइनल चार्ज सिंपल है, टोटल चार्ज गिवन टू द कैपेसिटर, है ना, टोटल चार्ज गिवन टू द कैपेसिटर, QF माइनस QI कर सकते हो, फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज, ठीक है। तो फाइनल चार्ज आपका कितना है बेटा, माइनस Q है, माइनस इनिशियल चार्ज कितना है बेटा, प्लस Q है, तो कितना आ गया, माइनस 2Q। कितना आ गया, माइनस 2Q। इसका क्या मतलब है, देखो सबसे पहले जब बैटरी की पोलैरिटी आपने रिवर्स करके कनेक्ट किया होगा, है ना, तो ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है ना, ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है, मान लो कि ये क्या कर रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दे रहा है, तो बेटा यहाँ पे सबसे पहले कितना चार्ज था, देखो माइनस Q चार्ज था, तो इसने प्लस Q चार्ज दिया कैपेसिटर को, देखो इसने कितना चार्ज दिया, प्लस Q चार्ज देकर ये प्लेट क्या हो गया, पहले ये न्यूट्रल हो जाएगा, है ना, पहले ये कितना हो गया, न्यूट्रल हो गया, प्लस Q चार्ज दिया, ये न्यूट्रल हो गया, अब और प्लस Q चार्ज दिया, तब सेकंड प्लेट पे प्लस Q चार्ज आया। समझ आ रही बात। तो जैसी पोलैरिटी रिवर्स कर रहे हो, तो पहले प्लस Q तो चार्ज को न्यूट्रल कर रहा है, फिर अब दोबारा वो उतना ही चार्ज दे रहा है, तब जाके ये दोबारा जो प्लेट्स है उस पर चार्ज इकट्ठा हो रहा है, दिख रहा है आपको, ठीक है। अब वर्क डन बाय द बैटरी क्या है, जितना बैटरी चार्ज देगी टाइम्स V। देखो पोटेंशियल डिफरेंस तो दोनों केसेस में, अगर बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो प्लेट्स के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस V ही होगा। अगर बैटरी के अक्रॉस यहाँ पे बोले EMF को E मान लो, है ना, तो प्लेट्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको आप E लिखोगे, है ना। चाहे ये पहला केस हो दूसरा केस हो, जितने पोटेंशियल डिफरेंस की बैटरी है उतना पोटेंशियल डिफरेंस वो प्लेट्स के अक्रॉस मेंटेन करके रखने वाली है। यहाँ पे क्या है, Q, ये Q क्या है, चार्ज सप्लाइड बाई दी बैटरी, ये वो Q है जिसको हमने क्या लिखा है यहाँ पे, डेल्टा Q, तो उसको डेल्टा Q लिख देते हैं, ठीक है, एंड मल्टीप्लाइड विद द EMF, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ओके। तो इसको और क्या लिखा जा सकता है बेटा, टोटल चार्ज जो बैटरी ने दिया है वो 2Q है, तो 2Q टाइम्स E,
और Q की जगह पे क्या लिख सकते हो, C टाइम्स E, तो 2CE²। तो वर्क कितना करा है, बैटरी ने कितना वर्क करा है बताइए। तो बैटरी ने 2CE², इस प्रोसेस में टोटल वर्क कितना करा है बेटा, 2CE², इतना वर्क करा है, ठीक है। और एनर्जी कितनी स्टोर होगी कैपेसिटर में बताइए, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। इसको मैं टाइनी लिटिल होमवर्क बना के छोड़ रही हूं फिलहाल। इसका आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताओगे कि इस प्रक्रिया में, इस प्रोसेस में कितनी एनर्जी कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में स्टोर्ड है, ठीक है। टाइनी लिटिल होमवर्क, क्या यार, ये तो बता ही दोगे ना। फिर जो भी फाइनल चार्ज है उसके बेसिस पे आप निकालोगे कितनी एनर्जी स्टोर्ड होगी, है ना। तो बेटा ये करके जरा बताना, ठीक है। कमेंट बॉक्स में मेरे को आपके कमेंट का वेट रहेगा। ओके, अब जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है उसके बेसिस पे अगर हमारे पास कैपेसिटर होता सीरीज कॉम्बिनेशन में और पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो फिर हम U ऑफ कॉम्बिनेशन और U ऑफ बैटरी को कैसे लिख सकते थे वो देख लेते हैं ना। सीरीज कॉम्बिनेशन में मान लो दो कैपेसिटर्स हैं अपने पास, इसकी कैपेसिटेंस है C1, इसकी कैपेसिटेंस है C2। तो अपन को पता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को V1 लिखा जा सकता है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को V2 लिखा जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे जो अपन C नेट लिखते हैं तो 1/C S इज इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, 1/C1 प्लस 1/C2, ऐसा लिखा जाता है, करेक्ट बेटा। ओके, अच्छा, चार्ज दोनों में सेम रहेगा, अगर इसमें Q चार्ज है तो इसमें भी Q चार्ज है, ठीक है। एक काम करो, ये जो इक्वेशन आपको दिख रही है ना, इस इक्वेशन को आप Q²/2 से मल्टीप्लाई कर दो, कर सकते हो। पूरी इक्वेशन को Q²/2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, Q²/2 टाइम्स CS इज इक्वल्स टू Q²/2 टाइम्स C1 प्लस Q²/2 टाइम्स C2। तो Q²/2C क्या होता है, एनर्जी स्टोर्ड होता है ना, एनर्जी स्टोर्ड होता है। तो ये आपको क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको U ऑफ कॉम्बिनेशन, करेक्ट। कि जब ये दोनों कंबाइंड होते तो इसको आप U1 लिख सकते हो, ये U1 कहलाएगा और ये U2 कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा, U ऑफ कॉम्बिनेशन, करेक्ट है भैया। इन एनी केस चार्ज कितना है कैपेसिटर प्लेट्स पे, Q है। तो जो बैटरी है वो कितना एनर्जी देगी, जितना वर्क करेगी, कितना, Q टाइम्स V, ठीक है, Q टाइम्स V। और V को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, फिर से वही, यहाँ पे CS लिख दिया जाए, ठीक है, यहाँ पे V लिख दिया जाए, क्योंकि हम बात कर रहे हैं बैटरी की। V पोटेंशियल डिफरेंस है बैटरी के अक्रॉस, तो V कितना हो जाएगा, Q/CS, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा QV, ठीक है। तो QV की जगह पे मैंने लिख दिया Q/CS, ऐसे लिख दो, Q²/CS, एक ही बात है। ये हो गया एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी, Q²/CS, ठीक है। और एनर्जी ऑफ द कॉम्बिनेशन की अगर बात करी जाए तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, Q²/2, ठीक है। कैसे लिखा जा सकता है, देख लो बेटा, Q²/2, ठीक है। अब देखो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा बेसिकली 1/C1 प्लस 1/C2, करेक्ट है। क्या आ गया, 1/C1, ठीक है, प्लस 1/C2। अब यहां लिख दो Q²/2, ठीक है, और ब्रैकेट में 1/C1 प्लस 1/C2। तो आपको पता है कि इसमें ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। 1/C1 प्लस 1/C2 बेसिकली क्या होता है, 1/CS होता है ना, क्या होता है, 1/CS। तो ये क्या बन रहा है, Q²/CS, नीचे क्या बन रहा है, Q²/CS, कैंसिल। तो बेसिकली क्या आ रहा है, U कॉम्बिनेशन अपॉन U बैटरी इज इक्वल्स टू 1/2, ठीक है। तो अगर दो कैपेसिटर सीरीज में भी कंबाइंड होते, पहले हमने देखा कि सिर्फ एक इंडिविजुअल कैपेसिटर है, उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड है वो आधी है जितनी बैटरी ने सप्लाई करी। चाहे आप दो कैपेसिटर को सीरीज में कंबाइन करो तो भी आपको वही रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है। बैटरी ने डबल अमाउंट में एनर्जी स्टोर सप्लाई करी है, लेकिन सिर्फ उसकी आधी ही एनर्जी, जितनी भी बैटरी सप्लाई करी है उसकी आधी एनर्जी जो है कॉम्बिनेशन में स्टोर हो रही है। अब देखते हैं इस साइड का रिजल्ट।
अगर अपने पास दो कैपेसिटर होते और वो पैरेलल में कंबाइंड होते तो क्या होता, ठीक है। ओके, अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में यहाँ पे हम लिख सकते हैं चार्ज Q1, यहाँ पे हम लिख सकते हैं चार्ज Q2, C1 C2 कैपेसिटेंस लिख सकते हैं, लेकिन हमको ये पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर उसको अपन V लिखेंगे, है ना। इसके अलावा अपन को पता है कि Cp को अपन लिख सकते हैं C1 प्लस C2, ठीक है, ऐसे लिखा जा सकता है Cp इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2। इसके अलावा एक काम करते हैं, इस पूरी इक्वेशन को, ठीक है, इस पूरी इक्वेशन को v²/2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो v²/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा हाफ Cp v² इज इक्वल्स टू हाफ v² C1, ठीक है, प्लस हाफ v² C2, ऐसे लिखा जा सकता है। अब अगर आप गौर से देखो बेटा यहाँ पे, ठीक है, तो हाफ Cp v² क्या हो जाएगा, हाफ Cv² क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉम्बिनेशन, ये क्या बन रहा है यहाँ पे, U कॉम्बिनेशन। हाफ C1 v² क्या हो गया, U1, और हाफ C2 v² क्या हो गया, U2। यहाँ पे वही बात आ रही है, U कॉम्बिनेशन इज इक्वल्स टू U1 प्लस U2, है ना। वैसे भी एनर्जी कंजर्वेशन के हिसाब से ये होना ही चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। अच्छा, अपन को यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं अगर अपन ऐसे लिखें, U कॉम्बिनेशन बाय U बैटरी इज इक्वल्स टू, अगेन पोटेंशियल एनर्जी और बेसिकली एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी, एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी। अपन को यहाँ पे Cv² के टर्म्स में, तो अपन Cv² के टर्म्स में लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, Cv²। फिर से देख लो बेटा, यहां पे अपन ने पढ़ा था एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हाफ QV, इसको अपन Cv² Q² C के फॉर्म में लिख सकते हैं। सिमिलरली जब अपन ने पढ़ा कि एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी, तो अपन ने लिखा W इज इक्वल्स टू VQ, इसको और कैसे लिख सकते हैं, V Q को रिप्लेस कर दो CV, ठीक है, तो Cv² हो जाएगा, ठीक है, Q²/C हो जाएगा। तो ये तीनों ही लिखी जा सकती है एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी टू द कैपेसिटर, ठीक है। तो सिमिलरली यही प्रिंसिपल यहाँ पे अपन अप्लाई करते हैं, ठीक है, और इसको एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी को C टाइम्स v² लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे Cv² के फॉर्म में आ रहा है तो Cv² लिख दिया, ठीक है, C टाइम्स v²। ओके, अब अगर मैं बात करूं U कॉम्बिनेशन की, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, ये जो U बैटरी लिखी है ना, ये C क्या होगा बेटा, बैटरी जो है अगर मैं इसको Cv² के फॉर्म में लिखूं तो ये C क्या होनी चाहिए, बेसिकली P होनी चाहिए, है ना। यहां भी आप क्लियर कर देखो बेटा, U कॉम्बिनेशन क्या लिखोगे, हाफ Cp v² लिखोगे, ठीक है। तो आपका फिर से ये जो Cp v² है यहाँ पे कैंसिल होने वाला है, तो वापस ही आपको क्या मिलेगा, 1/2 ही मिलेगा। तो चाहे दो कैपेसिटर्स पैरेलल में, दो या दो से ज्यादा हो सकते हैं, सीरीज में या पैरेलल में कैसे भी कंबाइंड हो, तो आप एक यूनिवर्सल रिजल्ट लिख सकते हो, ठीक है, फॉर सिंगल कैपेसिटर फॉर द कॉम्बिनेशन। ये याद रखना आप कि एनर्जी स्टोर्ड डिवाइडेड बाय एनर्जी सप्लाइड, एनर्जी स्टोर्ड बाय एनर्जी सप्लाइड कितना आ रहा है, 1/2 आ रहा है। अब इसके अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं, ठीक है। क्या मीनिंग हो सकते हैं, अगर मैं बात करूं सिंगल कैपेसिटर की, सिंगल कैपेसिटर कनेक्टेड टू अ बैटरी, तो वहां पे एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी, एनर्जी स्टोर्ड इन सिंगल कैपेसिटर 1/2 आएगा, ठीक है। दूसरा, कैपेसिटर्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन, कनेक्टेड टू अ बैटरी,
लेट अस से आपके पास n कैपेसिटर्स हैं सारे सीरीज में और सारे एक सिंगल बैटरी से कनेक्टेड है। वंस अगेन एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी टू द n कैपेसिटर्स इन कॉम्बिनेशन 1/2 आएगा। तीसरा, ठीक है, कैपेसिटर्स connected in parallel to the battery। ठीक है, तो कोई भी केस ले लो, ये रेशियो 1/2 आएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बेटा। और ये 1/2 क्यों आएगा? क्योंकि आधी एनर्जी लॉस हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ हीट, हाफ ऑफ द एनर्जी इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट। ओके, अब कंबाइनिंग ऑफ चार्ज ड्रॉप्स, ये टॉपिक हमने पहले पढ़ा था। उसमें हमने पढ़ा था कि अगर n ड्रॉप्स हैं, सबके सब आइडेंटिकल हैं, सबके ऊपर सेम चार्ज है और वो कंबाइन करते हैं, तो जो बड़ी ड्रॉप बनेगी उसका पोटेंशियल कितना होगा, ये अपन ने पढ़ा था। अब इसको हम कैपेसिटेंस के टर्म्स में देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपने पास क्या है बेटा, n ड्रॉप्स है, ईच रेडियस। ठीक है, हर एक का जो रेडियस है, इसको थोड़ा बड़ा बना देते हैं, ऐसे करते करते n ड्रॉप्स है। ठीक है, सबका रेडियस कितना है, r है। इनको कंबाइन किया, ठीक है, बड़ी ड्रॉप बनाई, बड़ी ड्रॉप का रेडियस कैपिटल R है। सबसे पहला प्रिंसिपल याद है, अपन क्या करेंगे, यहाँ रब वर्क कर लेते हैं, ताकि यहाँ ये जो वैल्यूज लिखी है, टोटल चार्ज ऑन द बड़ा ड्रॉप, कैपेसिटेंस ऑफ बड़ा ड्रॉप, पोटेंशियल ऑफ बड़ा ड्रॉप, एनर्जी ऑफ बड़ा ड्रॉप, ये निकालेंगे रफ वर्क। सबसे पहले तो एक छोटे ड्रॉप का वॉल्यूम होगा 4/3 पाई r क्यूब, है ना। 8th क्लास में आपने पढ़ी है मेंसुरेशन, वहां पे आपने पढ़ा है कि सारे वॉल्यूम कंबाइन करके बड़े ड्रॉप का वॉल्यूम बनेगा 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। तो यहाँ पे हमें n लिख देना चाहिए, है ना। फिर उसके बाद कैंसिल कर दो, क्या कैंसिल हो जाएगा, 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा। तो अगले स्टेप में क्या मिलेगा, r इज इक्वल्स टू, है ना, n इंटू 4/3 पाई, छोटे r का क्यूब, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा, देखिए r, और यहाँ पे n यहाँ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय n, r बाय n, करेक्ट। एक तो छोटे r के ऊपर अगर कोई सवाल आएगा तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, और यहाँ पे क्यूब क्यूब ईच साइड। इसके अलावा अगर बड़े ड्रॉप की रेडियस निकालनी है ना, तो बड़े ड्रॉप की रेडियस निकालनी है कैपिटल R, तो दोनों तरफ क्यूब रूट ले लोगे, तो n की पावर 1/3 R। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। छोटे ड्रॉप की रेडियस के लिए खाली इक्वेशन में थोड़ा फेरबदल करना है, और बड़े ड्रॉप की रेडियस की इक्वेशन के लिए सिर्फ इक्वेशन में थोड़ा फेरबदल करना है। इतनी बात अपन को पता थी। अब हर एक ड्रॉप पे चार्ज है Q, तो कंजर्वेशन लगा दो इसके ऊपर। अगर टोटल चार्ज Q आ जाता है तो ये n टाइम्स Q के बराबर होना चाहिए। देखते जाओ बेटा, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, इसको Q लिखा, n टाइम्स Q, जहां पे छोटा Q क्या है, छोटा Q चार्ज ऑन स्मॉलर ड्रॉप। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, ओके। बात करते हैं कैपेसिटेंस की, है ना। तो ये जो बड़े ड्रॉप की कैपेसिटेंस है, हमने पढ़ा है कि स्फेरिकल कंडक्टर, तो स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटेंस कितनी होती है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R, ये होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R। कैपिटल R को क्या रख दोगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R की जगह पे रख दो बेटा n की पावर 1/3, और ये छोटा r, करेक्ट है, ओके। तो बेटा अगर सिर्फ छोटे ड्रॉप की कैपेसिटेंस पूछती मैं, ये r रेडियस के छोटे, इसकी कैपेसिटेंस कितनी होती है, इसको मान लो C0 बोल देते हैं अपन, एक सिंगल ड्रॉप की कैपेसिटेंस, तो उसको लिखते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, छोटा r। तो ये जो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और छोटा r है ना, ये मिलकर छोटे ड्रॉप की कैपेसिटेंस बन जाएगी, एक छोटे ड्रॉप की। तो इसको अपन लिख सकते हैं n की पावर 1/3 C0, ठीक है, जहां पे C0 इज कैपेसिटेंस ऑफ स्मॉलर ड्रॉप, ठीक है, क्लियर हुआ।
ओके, अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैसे लिखा जा सकता है बेटा? Q/C। आसान हो गया, पहले जैसे निकाला था उसके कंपैरिजन में ये प्रोसेस निकालने की ज्यादा आसान हो गई, Q/C। तो इसको लिख सकते हैं बेटा NQ, बड़े ड्रॉप के ऊपर चार्ज को NQ लिखा जा सकता है, डिवाइडेड बाय जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस को लिख देते हैं। कितना आया था अपना कैपेसिटेंस? ध्यान दो, हमने लिखा था कैपेसिटेंस का फॉर्मूला n⁴ n⁴ ये C0 था, करेक्ट है? अच्छा, अब ये जो छोटा ड्रॉप है इसके ऊपर जो पोटेंशियल है मान लो V0 है, तो उसको कैसे लिख सकते हैं? इसके ऊपर जो चार्ज है Q और इसका जो कैपेसिटेंस है C0 लिखा जा सकता है, ठीक है? तो यहाँ पे Q/C0 क्या हो गया? छोटे ड्रॉप का पोटेंशियल हो गया, और n/n⁴ को सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा? 2/3। तो इसको लिख सकते हैं बेटा n⁴ और छोटे ड्रॉप का पोटेंशियल, ठीक है? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बड़े ड्रॉप का कितना है? n⁴, छोटे ड्रॉप का पोटेंशियल, ठीक है? अब बात करते हैं टोटल एनर्जी। जो बड़े ड्रॉप की टोटल एनर्जी होगी, ठीक है, कितनी एनर्जी उसके ऊपर होगी उसकी अपन बात करते हैं। तो इन एनी केस एक कैपेसिटर पे जो एनर्जी स्टोर्ड होती है, कैपेसिटर के ऊपर जो एनर्जी स्टोर्ड होती है, अपन उसको क्या लिखते हैं? कैसे भी अपन ने उसको चार्ज किया होगा, तो जिस भी प्रोसेस से उसको चार्ज किया होगा, चार्ज करते टाइम जब चार्ज उसके ऊपर Q गया होगा तब उसमें कितनी एनर्जी स्टोर्ड थी उसकी बात हो रही है। तो उसको अपन लिख सकते हैं U = ½ ध्यान देना QV। अच्छा, एक छोटे ड्रॉप के ऊपर जो एनर्जी होगी, एक छोटे से ड्रॉप के ऊपर जो एनर्जी होगी, इसको U0 लिख देते हैं, ठीक है? U0। तो U0 को कैसे लिखा जा सकता है? ½ ठीक है, इसके ऊपर चार्ज है Q और इसका जो पोटेंशियल है V0। जैसे इस लॉजिक के हिसाब से इसको अपन को क्या लिखना चाहिए? ½ छोटा Q V0, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं, तो इसको लिख सकते हैं ½ जो बड़ा चार्ज है Q, इसको अपन लिख सकते हैं NQ, ठीक है? और ये जो आपको पोटेंशियल दिख रहा है V, ये अभी अपन ने निकाला है, ये आया n⁴ और फिर आया V0। अब देखो ये आपका जो ½ है यहाँ पे, ठीक है, ये ½ ये Q और ये V0, ½ Q V0 है ना, मिला दो तो क्या बन गया बेटा? ये बन गया U0, यानी एक छोटे ड्रॉप के ऊपर जो एनर्जी थी, ठीक है? अब n⁴ और 2/3 कितना हो गया? n⁵/3 U0, ठीक है? बात आ रही समझ में बेटा? चलो इसको फटाफट हम समराइज करें, ठीक है? तो टॉपिक क्या था अपना? अपने पास छोटे 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 करके n ड्रॉप्स थे, ठीक है? हर एक की रेडियस अपन ने क्या मानी? R, हर एक के ऊपर चार्ज क्या माना? Q, हर एक की कैपेसिटेंस क्या मानी? C0, हर एक के ऊपर पोटेंशियल क्या माना? V0, हर एक की एनर्जी क्या मान ली? U0, ठीक है? अब ये कंबाइन होकर जब बड़ी ड्रॉप बने तो बड़ी ड्रॉप की रेडियस को R माना, ठीक है? बड़ी ड्रॉप के ऊपर चार्ज को Q माना, पोटेंशियल को V माना, ठीक है? कैपेसिटेंस को C माना और एनर्जी को क्या माना बेटा? U माना, बड़ी ड्रॉप की एनर्जी को U। चार्ज अपना कितना हो जाएगा? n टाइम्स छोटा Q, ठीक है? n टाइम्स छोटा Q। पोटेंशियल कितना आ गया देखो बेटा, पोटेंशियल कितना आ गया? n⁴2/3 V0। पोटेंशियल कितना आ गया? n⁴2/3 V0। कैपेसिटेंस कितना आ गया बेटा? कैपेसिटेंस n⁴1/3 C0, ठीक है? n⁴1/3 C0, ठीक है? और एनर्जी कितनी आ गई बेटा? n⁵5/3 U0, ठीक है? n⁵5/3 U0, ठीक है? तो अगर मैं आपको पहचानने को बोलूं कि बड़ी ड्रॉप के ऊपर चार्ज है ना, देखो तो छोटी ड्रॉप के चार्ज और n टाइम्स, उसके बाद Q के बाद पहुंचो कैपेसिटेंस पे, तो पावर 1 के बाद अब n की पावर क्या हो रही है? 1/3 हो रही है, ठीक है? अब 1/3 के बाद नेक्स्ट क्या हो रही है? 2/3 हो रही है, ठीक है? फिर नेक्स्ट क्या हो रही है? 5/3, है ना? तो ये जो छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, इस पे जब क्वेश्चंस आते हैं, अगर आपको फॉर्मूले याद है तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला रखकर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो ये फॉर्मूले बेटा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ओके, अब
आज के लेक्चर का जो डेरिवेशन वाला जो सेक्शन है, जो सीबीएसई में कई बार पूछा जाता है, अब उसको कर लेते हैं, ठीक है। तो टॉपिक है डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बेसिकली ये आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इस पे अपन मान के चल रहे हैं कि पॉजिटिव यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी इस प्लेट पे और इस पे नेगेटिव यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है, सच दैट यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है। अब अपन ने क्या करा, इन प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करा, ठीक है। तो ये जो रीजन है बेटा, ये रीजन है स्लैब। इस स्लैब की थिकनेस को अपन टी मान लेते हैं, यहां से यहां तक जो स्लैब की थिकनेस है ये टी है। प्लेट्स का जो एरिया है वो ए है ना, स्लैब का एरिया भी ए है, ठीक है। स्लैब का एरिया भी क्या है, ए है, ठीक है। सो बेसिकली स्लैब की लेंथ प्लेट्स के पैरेलल है। प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो डी है, प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो d है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई बेटा, ओके। अब देखो हमें ये पता है कि जब यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं थी, ये एयर कोर्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, तो प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी उसको अपन ने ई नॉट बोल दिया। प्लेट्स के बीच में जो फील्ड है उसको अपन ने ई नॉट बोल दिया। अच्छा, अब क्या होता है आपको पता है कि यहाँ पे चार्जेस इंड्यूस होते हैं कुछ इस तरीके से, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। डाइलेक्ट्रिक्स पे ऑलरेडी एक लेक्चर हम कर चुके हैं, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। इसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होती है ना। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को अपन इस तरीके से बना सकते हैं। अब मैं बोलूं इसके अंदर रिमेनिंग फील्ड कितनी होगी, तो रिमेनिंग फील्ड होगी ई नॉट माइनस ई आई, है ना। ई नॉट माइनस ई आई, इतनी स्ट्रेंथ बचेगी, करेक्ट, ठीक है। इसको अपन बोल देते हैं इक्वल्स टू ई नेट, ठीक है। ये बेसिक बातें ही अपन ने पहले डिस्कस करा हुआ है। V मान लो कि पोटेंशियल डिफरेंस था, ठीक है, बिटवीन द प्लेट्स। तो D डिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस था कितना था बेटा, V, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ई नॉट ये जो फील्ड है ये किस एरिया में लग रही है, ई नॉट एयर कोर्ड प्लेट्स के बीच में ये फील्ड लग रही थी, पर बीच में स्लैब आ गया। तो अब कितना एरिया ऐसा बचा जहां पे ई नॉट यानी जो वैक्यूम में फील्ड है वो लग रही है। जाहिर सी बात है डी माइनस टी, ये डी में से इतने में तो स्लैब में तो ई नेट लग रही है ना। तो डी माइनस टी यानी ये जो आपको हिस्सा दिख रहा है, कौन सा हिस्सा बेटा, ये जो आपको यहाँ पे ये हिस्सा दिख रहा है, ये हिस्सा d माइनस टी को रिप्रेजेंट करता है। और वहां पे फील्ड कौन सी है, ई नॉट, वहां पे फील्ड कौन सी है, ई नॉट। तो ई नॉट इंटू डी माइनस टी, पोटेंशियल इन दैट रीजन ई नॉट इंटू डी माइनस टी होगा। जो एयर वाला रीजन है वहां पे पोटेंशियल कितना होगा, ई नॉट इंटू डी माइनस टी, ठीक है, ओके। प्लस अब अगर मैं आपसे बात ये पूछूं कि भैया ये जो रीजन है, स्लैब वाला जो रीजन है ना, तो स्लैब वाले रीजन में ई नेट लग रही है फील्ड, है ना। यहाँ पे इस फिगर के हिसाब से अपन ने उसको ई नेट लिखा है, करेक्ट है। ई नॉट माइनस ई आई ऐसा लिख सकते हैं क्या, ओके फाइन। तो अब अपन लिख सकते हैं ई नेट इंटू टी, करेक्ट है। तो अब जो नेट पोटेंशियल है बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है, एक तो पोटेंशियल है इस एयर कोर्ड रीजन में जो फील्ड है उसकी वजह से, और एक पोटेंशियल है जो स्लैब के अंदर आपको फील्ड दिख रही है उसकी वजह से, करेक्ट। तो इसको अपन लिख देते हैं यहाँ पे V डैश, इसको अपन ने लिख दिया V डैश, ओके। मकसद है बेटा अपन का कैपेसिटेंस को निकालना, ठीक है। क्या निकालना है, कैपेसिटेंस। पहले जब स्लैब नहीं था तो अपन को पता है विदाउट स्लैब की अगर बात करी जाए
विदाउट स्लैब की अगर बात करी जाए तो जो भी कैपेसिटेंस था उसको सी नॉट लिख देते हैं, ठीक है। तो सी नॉट को क्या लिख सकते हैं, Q अपॉन V, करेक्ट। अब जो नया कैपेसिटेंस है उसको अपन C डैश लिख देते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि C डैश को क्या लिखा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा C डैश को, तो बेटा C डैश को आप लिख सकते हो इसी तरीके से, बिल्कुल सेम, Q बाय V डैश लिख सकते हो, Q बाय V डैश। अब बेटा ध्यान से देखना, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो Q बाय V डैश में, ऊपर तो ठीक है आपने Q लिख दिया, नीचे V डैश की जगह पे क्या लिख दोगे, नीचे आप V डैश की जगह पे लिख दोगे E नॉट D माइनस T, ठीक है, फिर प्लस जो आपका ये E नेट है इंटू T, इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है, ठीक है। और ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं बेटा Q को क्या लिख दोगे, तो Q हो जाएगा आपका C नॉट इंटू V, इसको आप Q लिख सकते हो C नॉट इंटू V, तो यहाँ पे Q की जगह पे आप क्या रख दोगे, C नॉट इंटू V, तो ये हो गया आपका C डैश, ठीक है, ओके। अच्छा, ये जो C नॉट इंटू V है, तो ये V फिर से क्या हो जाएगा बेटा, V को क्या लिखा जाएगा, तो V बन जाएगा आपका E नॉट इंटू D। ये बात हो रही है विदाउट स्लैब की, याद रखना विदाउट स्लैब। तो जब आप C नॉट को Q बाय V लिखोगे तो Q को लिखोगे C नॉट V, ठीक है। तो C नॉट और V की जगह पे क्या लिखोगे, E नॉट इंटू D लिखोगे, फिर तो E नॉट इंटू डी, क्योंकि विदाउट स्लैब की बात हो रही है, तो विदाउट स्लैब में V को क्या लिखना चाहिए, E नॉट इंटू डी लिखना चाहिए, ठीक। तो यहां तक आई सपोज आपको बात समझ में आ रही होगी। अब देखो बेटा नेक्स्ट स्टेप में आप क्या कर सकते हो, है ना, तो जो आपका अगला स्टेप होगा आप लिख सकते हो C डैश इज इक्वल्स टू, ठीक है, C नॉट, E नॉट को नीचे से कॉमन ले लो, ठीक है, E नॉट को क्या करो, नीचे से कॉमन ले लो, तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे, D बचेगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, D माइनस T बचेगा एक, और दूसरा ये हो जाएगा आपका E नेट बाय E नॉट, एंड देन यहाँ पे आपका इंटू T बचेगा, ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के पहले, इस एक्सप्रेशन को फर्दर सॉल्व करने के पहले, ठीक है, इस एक्सप्रेशन को देखना जरा आप, हमने पढ़ा है, ठीक है, कि फोर्स इन वैक्यूम जब अपन लिखते हैं बिटवीन टू चार्जेस, याद करो फोर्स इन वैक्यूम बिटवीन टू चार्जेस क्या लिखते थे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। और अगर मैं बात करूं फोर्स इन अ मीडियम, F डैश लिख दो उसको, तो अपन यहाँ पे क्या लिखते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन लिखते हैं, ठीक है, फिर Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा F डैश बाय F नॉट कितना होगा, तो F डैश बाय F नॉट जब आप लिखते हो तो ऊपर एप्सिलॉन नॉट और नीचे क्या होता है, एप्सिलॉन आता है, ठीक है। ये कितना होता है, ये 1/k होता है, ये 1/एप्सिलॉन r, 1 अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सो बेसिकली आपका F डैश, F इन अ मीडियम, F नॉट बाई k आता है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं आपको यही रिलेशन फील्ड के बारे में पूछूं, तो आप फील्ड के लिए क्या लिख सकते हैं, यहां से E डैश फील्ड इन अ मीडियम बाय E नॉट फील्ड इन वैक्यूम ड्यू टू अ चार्ज, वो भी कितना आता है, 1/k, है ना, बस एक टेस्ट चार्ज का तो फर्क है। तो E डैश बाय E नॉट, यहाँ पे E डैश क्या है, E इन अ मीडियम और E नॉट, है ना। अब देखो इस एक्सप्रेशन पे आते हैं, E नेट इन द मीडियम स्लैब के अंदर, और ये E नॉट क्या होना चाहिए, 1/k, इसको आगे बढ़ाओ, तो C डैश को क्या लिख सकते हो, C नॉट इंटू D, ध्यान से देखना, ये हो जाएगा आपका D माइनस T, और ये क्या बनेगा, 1/k, तो ये हो जाएगा आपका T अपॉन K, क्या बन रहा है बेटा, T अपॉन K। ये एक्सप्रेशन आपके दिमाग में अब बस जानी चाहिए, ठीक है, ये एक्सप्रेशन बस जानी चाहिए, ठीक है। कैपेसिटेंस व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स कितना आ रहा है, C नॉट टाइम्स D, नीचे D माइनस T प्लस T/K। आगे बढ़ते हैं बेटा, हमने लिख दिया C डैश इज इक्वल्स टू C नॉट D माइनस T प्लस T/K लिख दिया। अब देखो स्पेशल कंडीशंस,
हो सकता है कि जो स्लैब है ये इस पूरे एरिया को ही ऑक्यूपाई कर सकता था। उस केस में हम लिख सकते थे कि जो स्लैब की थिकनेस है वो d के बराबर है ना। उस केस में इसको लिखा जा सकता है c डैश इज इक्वल्स टू c नॉट d, ठीक है। नीचे देखो ये t को d पुट कर दो, क्या पुट कर दो, इसको d पुट कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 0 और ये भी d रख दो, d और ये नीचे k है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा c नॉट k, d से d कैंसिल, या ये कह लो कि c डैश इज इक्वल्स टू k टाइम्स c नॉट। करेक्ट है बेटा। तो अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब पूरी तरीके से प्लेट्स के बीच के एरिया को ऑक्यूपाई करेगी तो आपकी कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी, k टाइम्स c नॉट, और ये हमने पहले पढ़ा है। इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस पढ़ा है। वो जो केस था वो किसके लिए था, जब स्लैब पूरी तरीके से कैपेसिटर प्लेट्स के बीच के एरिया को ऑक्यूपाई कर रही है, ठीक है, उसके लिए वो केस था। तो ये देखो ये अपन ने पढ़ लिया यहाँ पे स्पेशल केस। अब इसमें बेटा कई बार ये आता है कि इफ अ मेटालिक और कंडक्टिंग स्लैब, अगर मान लो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में ये जो स्लैब है ये क्या होती, कंडक्टिंग स्लैब होती, क्या होती, कंडक्टिंग स्लैब होती। तो कंडक्टिंग स्लैब की कैपेसिटेंस को कैसे लिखा जाता, ठीक है। तो आपने लिखा था अभी C डैश इज इक्वल्स टू, ठीक है, C नॉट D डिवाइडेड बाय D माइनस T प्लस T बाय K। ये एक्सप्रेशन आपको याद रखना है, ये जनरल एक्सप्रेशन है, ये जनरल एक्सप्रेशन है। अब इसमें सबसे पहले तो मेटालिक स्लैब या कंडक्टिंग स्लैब जो है ये पूरे तरीके से प्लेट्स के बीच में एरिया को ऑक्यूपाई कर रही है ना। तो इस केस में अगर मैं लिखूं C डैश कंप्लीटली ऑक्यूपाई कर रही है, करेक्ट। अगर ऑक्यूपाई ना करे तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, पहले वो भी देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो K इज इक्वल्स टू इंफिनिटी, ये आपको याद रखना है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ अ कंडक्टिंग मटेरियल इंफिनिटी होती है, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ अ कंडक्टिंग मटेरियल कितनी होती है बेटा, इंफिनिटी होती है, ठीक है। तो जैसे ही आप यहाँ पे इंफिनिटी पुट करोगे तो C डैश कितना आ जाएगा, C नॉट D अपॉन D माइनस T, D माइनस T। ये जनरल एक्सप्रेशन हो गया, ये जनरल एक्सप्रेशन हो गया फॉर कंडक्टिंग स्लैब, क्योंकि यहाँ पे अपने K को इन्फिनिट रखा है। अब यहाँ पे ये जो स्पेशल केस है ये मैंने आपको टाइनी लिटिल होमवर्क दे दिया, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताओगे, ठीक है। ये हो गया आपका टाइनी लिटिल होमवर्क। तो अगर इसमें D और T को बराबर रख दो, है ना, तो ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे। तो बेटा आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ लिया कि कैपेसिटर प्लेट्स में जो एनर्जी स्टोर होती है और जो वर्क बैटरी कर रही है एनर्जी को स्टोर करने के लिए, उनमें क्या डिफरेंस है, क्या रेशियो है। अगर वो दो कैपेसिटर्स को आप सीरीज में या पैरेलल में कंबाइन करो तो क्या रेशियो है। चार्ज अगर कंबाइन हो, अगर वेरियस ड्रॉप्स हैं उनमें कुछ चार्ज है वो कंबाइन होकर बड़ी ड्रॉप बनाते हैं तो नेट कैपेसिटेंस एनर्जी पोटेंशियल क्या होगा। फिर अगर दो प्लेट्स के बीच में आप एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट करते हो तो उसकी वजह से कैपेसिटेंस क्या होगा, ठीक है। या अगर कंडक्टिंग स्लैब है तो कैपेसिटेंस क्या होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है बेटा। लेक्चर तो हो गया है खत्म, लेकिन प्रैक्टिस अभी बाकी है, तो प्रैक्टिस करके मिलेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, टाटा।